नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस, कल तक मांगा जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान कानूनों के विरोध के लिए सामने आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, कहा किसानों के साथ अब संत और सैनिक भी शामिल हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य को नोटिस, कल तक मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान संगठनों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान और केंद्र के बीच शुरू हुई ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों को हटाने की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारों और किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जवाब मांगा। आपको बता दें, इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। इस मामले में लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने अर्जी लगाई थी। अर्जी में कहा गया था कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगे हैं। कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग केस के वक्त कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। बार बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को टोका। उन्होंने कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था। कानून व्यवस्था के मामले में मिसाल नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, साल 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग को आने वाले कुछ दिनों में 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर युद्ध में जीत की बधाई दी और सेना को सलाम किया। इस दौरान राहुल गांधी ने इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कस दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, सन 71 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। गौरतलब है कि साल 1971 के युद्ध में ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बनकर उदय हुआ था। उस दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए इशारों में राहुल गांधी ने चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद को उठाया और आक्रामक अंदाज में निशाना साधते आए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है और काफी जमीन पर चीन का कब्जा हो गया है। राहुल ने कहा, पीएम मोदी चीन से डरते हैं और वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी चीन और नेपाल के साथ हुए विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कई बार निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान कानूनों के विरोध के लिए सामने आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, कहा किसानों के साथ अब संत और सैनिक। जी हां दोस्तों, किसान कानूनों के विरोध के लिए यूपी की अलग अलग जगहों से आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पूर्व सैनिक संगठन से सूबेदार रहे जेपी मिश्रा ने बताया, ओडिशा से भी और लोग आज आ रहे हैं। 10:30 बजे तक लगभग 200 लोग आ जाएंगे। किसानों के साथ अब संत और सैनिक समाज दोनों खड़े हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर आरजेडी बोली, तेजस्वी को सौंपे बिहार और देश की राजनीति करे सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, बीते 16 नवंबर को नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन होने के बाद से ही लगातार मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर जारी कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा मंत्रिपरिषद विस्तार के लिए तभी इस पर बात होगी, अभी कोई बात नहीं हुई है। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है, जहां राजद कांग्रेस ने सीएम के बयान को लेकर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने इसे सीएम नीतीश का विशेष अधिकार बताया है। मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर राजद नेता विजय प्रकाश ने कहा कि
कि बीजेपी नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है और जेडीयू को 43 सीटों से 13 सीट पर लाकर छोड़ेगी। अभी भी समय है, नीतीश कुमार तेजस्वी का राज तिलक कर देश की राजनीति करें। वहीं सीएम नीतीश के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश अब निरीह प्राणी हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए आरएसएस और बीजेपी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को एक बार फिर अंतरात्मा जगाए और सीएम पद से इस्तीफा दे दें। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मसले को लेकर सफाई दी है। पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सबके साथ बैठकर तय कर लिया जाएगा। बता दें कि बीते 16 नवंबर को नीतीश कुमार समेत जेडीयू के 6 दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत भाजपा के 7 और हम वीआईपी के एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से ही लगातार मंत्रिपरिषद के विस्तार की कयासबाजी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने किया बड़ा खुलासा, किसान आंदोलन के चलते अब तक 20 लाख मुसाफिरों की छूटी ट्रेन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन सही मायनों में किसानों का आंदोलन 22 सितंबर से लगातार चल रहा है। इससे पहले किसान पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे। किसान आंदोलन का बड़ा असर भारतीय रेलवे पर भी पड़ा है। रेलवे ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अभी तक किसान आंदोलन की वजह से 20 लाख मुसाफिरों की ट्रेन छूट चुकी है। वहीं रेलवे को भी 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आंदोलन के चलते 1000 से ज्यादा ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल करना पड़ा है, तो करीब 200 ट्रेनों को रूट बदलकर चलाना पड़ा है। पहले पंजाब और अब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान आंदोलन ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। 22 सितंबर से ही कृषि बिल को खत्म करने की मांग को लेकर किसान पंजाब में ट्रेन नहीं चलने दे रहे हैं। इसकी वजह से अब तक 1370 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी है। 200 ट्रेनों को रूट बदलकर चलाना पड़ा है। करीब 600 ट्रेनों को मंजिल से पहले रोकना और फिर वहीं से वापस करना पड़ा है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन का असर 2800 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ा है और अनुमान के मुताबिक इससे 20 लाख मुसाफिर ट्रेनों में सफर नहीं कर पाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, आज से मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा नाम। जी हां दोस्तों, बिहार में अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को देखते हुए सोमवार से वार्ड के अनुसार नई मतदाता सूची की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 1,14,733 वार्डों के चुनाव क्षेत्र को मानते हुए अलग अलग मतदाता सूची को तैयार की जा रही है। इसके साथ ही बिहार में पंचायत समिति का 11,497 निर्वाचन क्षेत्र है। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों की भी अलग सूची तैयारी का काम शुरू हो गया है। इधर मुखिया व सरपंच के निर्वाचन के लिए 8,386 ग्राम पंचायतों को निर्वाचन क्षेत्रों की सूची तैयार हो रही है। राज्य में जिला परिषद सदस्यों के लिए 1161 निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया है। इस आधार पर भी अलग मतदाता सूची की तैयारी का काम शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची तैयार की जिम्मेदारी जिलों को सौंपी गई है। आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार मतदाता सूची तैयारी की जा रही है। विधानसभा की मतदाता सूची को अलग अलग करने का काम 28 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाना है। इसके आधार पर मतदाता सूची के प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक तैयार की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन पंचायत, प्रखंड और जिला कार्यालय में करने के साथ ही दावा आपत्ति की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्दलियों और आरएलपी ने बिगाड़े भाजपा के समीकरण, 200 वोटों के अंतर से 9 सीटें हार गई बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चौमू नगर पालिका के रोचक परिणाम आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस के खेमे में जश्न है तो बीजेपी अपनी हार को लेकर आत्मचिंतन कर रही है। चुनाव परिणाम की बात की जाए तो बीजेपी को महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर आए हैं। अब कांग्रेस ने जयपुर के एक निजी रिसोर्ट में सभी कांग्रेस के वार्ड पार्षदों की बाड़ाबंदी कर ली है और चेयरमैन बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा की हार की बात की जाए तो शहर के 9 सीटों पर जीत का अंतर केवल 200 वोट का रहा है। यानी अगर भाजपा को 200 वोट और मिलते तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। नतीजों की गणित की बात की जाए तो 4 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस भाजपा में जीत अंतर 10 वोटों से कम का रहा है। 5 सीटें ऐसी हैं जीत का अंतर 50 से भी कम वोटों का रहा है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा को कांग्रेस ने 7 मतों से चुनाव करवाया है, तो वहीं वार्ड नंबर 18 में भी 7 मतों की जीत का अंतर रहा है। इधर वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस 3 वोटों से जीती है, तो वहीं वार्ड नंबर 38 में भी 4 वोटों का ही अंतर रहा है। चुनाव के नतीजे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं भाजपा की गणित को आरएलपी और निर्दलियों ने बिगाड़ दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव 2022,
हर विधानसभा की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 70 सीटों के लिए 140 नामों का ऐलान इसी हफ्ते। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद विपक्षी कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज है। कांग्रेस अब अपने संगठन को लेकर भी कवायद तेज कर चुकी है। पार्टी ने अब विधानसभा वार अपने संगठन को मजबूत करने का टारगेट बनाया। इसके लिए कांग्रेस हर विधानसभा में अपने प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जो संगठन की कमजोरियों को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखेंगे। ऐसे करेंगे विधानसभा प्रभारी काम। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। पहले से ही संगठन के मामले में मजबूत बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस अब विधानसभा वार अपने संगठन की समीक्षा करेगी। इसके लिए पीसीसी प्रीतम सिंह अपनी जंबो टीम का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस अब विधानसभा वार अपने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जिससे चुनावी तैयारियां जोर पकड़ सके। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के मुताबिक उनकी पार्टी राज्य की 70 सीट की 70 विधानसभाओं में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसकी घोषणा इसी हफ्ते होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि प्रभारी और सह प्रभारी पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होंगे, जो कांग्रेस के मुख्य संगठन से लेकर उसके फ्रंटल संगठनों के बारे में एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस प्रदेश स्तर पर बनी हाई पावर कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर संगठन में जमीनी स्तर पर जरूरी बदलावों को अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने चुटकी ली है। भगत ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तराखंड के लिए इतने काम किए हैं कि जनता किसी बदलाव की तरफ सोचने को भी तैयार नहीं, इसलिए कांग्रेस की सारी कोशिश नाकाम रहने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रजनीकांत की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तय। कमल हसन बोले, हमारे गठबंधन में एक कॉल की दूरी। जी हां दोस्तों, सिनेमा से राजनीति में आने की घोषणा करने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की पार्टी के नाम पर फिलहाल संदेह बरकरार है। लेकिन इस बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की सूची ने संकेत दिया है कि सुपरस्टार के राजनीतिक संगठन को मक्कल सिवई काची कहा जा सकता है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने अप्रैल मई 2021 में होने वाले चुनावों के लिए आवंटित किए गए प्रतीकों के साथ पंजीकृत नई पार्टियों के नाम जारी किए थे। उस समय रजनी मक्कल मंडलम के तूतीकोरिन सचिव एंथोनी स्टालिन ने मक्कल सिवईकाची के नाम का पंजीकरण किया था। स्टालिन ने अपना चेन्नई का पता नंबर 10 बालाजी नगर, अर्नावुर, चेन्नई 600057 बताया है। उन्होंने रजनीकांत नाम का भी उल्लेख किया है और अनुरोध किया है कि बाबा के हस्ताक्षर पार्टी के प्रतीक के रूप में दिए जाएं। 3 दिसंबर को रजनीकांत ने इस बात की पुष्टि करते हुए सस्पेंस तोड़ दिया कि वह एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे और यह सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभिनेता ने अपने समर्थकों और अन्य लोगों को 31 दिसंबर तक सस्पेंस रखने के लिए कहा था। इस दिन उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जारी करने का आश्वासन दिया था। स्टालिन द्वारा मक्कल सिवईकाची नाम के साथ आवेदन पंजीकृत किया गया है और उन्होंने 2 प्रतीकों का सुझाव दिया है। पहला अभिनेता का प्रसिद्ध प्रतीक बाबा मुद्रा है, जिसमें वह मूल रूप से मध्यमा अनामिका को मोड़े रहते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रतीक ऑटो है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चुनाव आयोग ने पार्टी के लिए ऑटो सिंबल आवंटित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि प्रतीकों को केवल प्रतीकों की एक टोकरी से आवंटित किया जाता है और इसके अलावा चुनाव आयोग किसी भी पार्टी के लिए कोई प्रतीक आवंटित नहीं करेगा। यहां तक कि प्रतीक के साथ, उदाहरण के लिए अगर यह एक कंघी है तो यह प्रतीकों की टोकरी में मौजूद होना चाहिए। अधिकारी के अनुसार एक अलग नाम की पार्टी 2018 में पंजीकृत की गई थी और कुछ महीने पहले इसका नाम बदलकर मक्कल सिवईकाची कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को जमानत दिलाने अब चिराग की एलजेपी ने उठाई आवाज, कहा मानव अधिकार आयोग ले संज्ञान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उनकी किडनी महज 25% ही काम कर रही है। 75% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें मानवता के आधार पर रिहा करने की मांग उठ रही है। खासतौर पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने न्यायोचित प्रक्रिया के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। लोजपा ने मानवता के आधार पर लालू प्रसाद की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने और कोर्ट से जमानत दिलाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अंदर निर्देश देने की भी मांग आयोग से की है। एलजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि लालू प्रसाद यादव के हेल्थ कंडीशन को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए और न्यायोचित प्रक्रिया के तहत आवश्यक निर्देश सरकार को देना चाहिए। लोजपा प्रवक्ता ने कहा कि दलगत भावना से ऊपर होकर एवं मानवीय भावों के आधार पर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए।
बता दें कि रांची स्थित रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। उनका शुगर लेवल भी बढ़ गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा था कि लालू यादव की किडनी 25% ही काम कर रही है। उनकी किडनी की स्थिति 4th स्टेज में पहुंच चुकी है। उनकी हालत में सुधार नहीं है और उनकी डायलिसिस करने की भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बीते 11 दिसंबर को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर 6 सप्ताह के लिए सुनवाई टलने के बाद उनके जेल से बाहर आने की कवायद भी अब 6 हफ्ते बाद ही हो पाएगी। ऐसे में मानव अधिकार के आधार पर लोजपा द्वारा लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग सियासी हलकों से भी उठनी शुरू हो गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।